Today we will learn about preamble of the Constitution. The American Constitution was the first to begin with a preamble. मीन्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पहली बार प्रियम्बल लाया. उसके बाद इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया. प्रियम्बल का मतलब ये होता है कि इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर हम इसको समझना चाहें तो इस टर्म्स में समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन करता है. जो एन.ए. पालकी वाला थे, उन्होंने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. जो हमारा प्रियम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन that was drafted and moved by जवाहरलाल नेहरू and adopted by Constituent Assembly. ठीक है, और इसको एक बार अमेंड किया गया है आज तक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, जिसमें कि 3 टर्म्स को ऐड किया गया: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी. तो जो हमारा टेक्स्ट टू प्रियम्बल है, जिसको बहुत सारे लोगों ने जो हमारा प्रियम्बल है वो मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में ऑलरेडी रिटन होता है, बट बहुत सारे लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं. और जो हमारा प्रियम्बल है इसको पढ़ के हम बहुत ज़्यादा ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक नेचर क्या है, वो कहना क्या चाहता है. सो हियर इट स्टार्ट्स. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So इसमें 3-4 चीज़ें कैरी करती हैं, जैसे कि पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स है वो क्या है, वो है पीपल ऑफ इंडिया. मतलब जो प्रियम्बल है द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया. मतलब जो हमारा संविधान बना है उसका पावर कहाँ से आया, मतलब वो किस पावर के थ्रू बना, तो वो लोगों के पावर के थ्रू बना. मतलब ये हम भारत के लोग हम ये अपना पावर इस कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया के नीचे जो हमारी लाइन शुरू होती है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये बताता है हमारे इंडियन स्टेट का नेचर, कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है. इसका नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और हाँ सेक्युलर. यानी कि 1 2 3 4 5 यानी 5 चीज़ें: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये हमारा क्या बताता है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है. अभी हम एक इन 5 वर्ड्स को हम डिटेल में देखेंगे. फिर क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स. मतलब जहाँ से हमारी लाइन ख़त्म होती है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव चालू होता है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. मतलब कि ये जो प्रियम्बल बता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. उसका ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. मतलब 4 चीज़: जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सारे वर्ड्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। और जैसा कि इसमें लिखा है प्रीएम्बल के टेक्स्ट में कि जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, पॉलिटिकल होनी चाहिए। जस्टिस के बगल में ही कॉमा करके लिखा है, तो जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी के बगल में लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब लिबर्टी हमें किस चीज़ की है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है। इक्वलिटी किस चीज़ की है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी किस चीज़ की है, फ्रेटर्निटी है एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी देख लिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देख लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया। अब चौथी चीज़ है हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 26 नवंबर 1949, जिसको हम 26 जनवरी के दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। वो एक्चुअली हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल, ठीक है, ये हम एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जो सोवरिन है वो क्या है, सोवरिन का मतलब है कि इंडिया ना तो डिपेंडेंसी है ना तो कोई डोमिनियन है किसी दूसरे देश का, बट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। मतलब कि हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी अबव नहीं है। मतलब जो इंडिया है, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है और जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, ये अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट करेंगे, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है। इंडिया सॉवरिन है अपने डिसीजंस लेने के लिए। हालांकि इंडिया ने अपनी मेंबरशिप दी थी कॉमनवेल्थ में, बट ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है, वैसा कोई भी मतलब इंडिया की सोवरेनिटी से रिलेटेड नहीं है। और वैसे ही जैसे हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वहाँ भी हमारी सोवरेनिटी का कोई इशू नहीं है। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। मतलब इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, तो इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, मतलब इंडिया फॉरेन टेरिटरी एक्वायर भी कर सकता है और दे भी सकता है इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। फिर क्या है, नेक्स्ट हम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या है कि जो हमारा ये सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये लाया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद। क्यों लाया गया था इसके बाद, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी ये इम्प्लिसिट था ही कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट नेचर का ही है। जी, हमारे पास ऑलरेडी DBST थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो हमारा सोशलिस्ट है, जो हमारे लिए सोशलिज्म है वो क्या है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। मतलब हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक है, कम्युनिस्टिक नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन, सॉरी, जो ये हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, इसका मतलब ये है कि नेशनलाइजेशन हो जाए सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो रहे ही ना। जबकि हमारे इंडिया का जो सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि फेथ रखता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। यानी कि एज द सुप्रीम कोर्ट सेज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो एम करता है पॉवर्टी को ख़त्म करने का, इग्नोरेंस को, डिसीज़ को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। तो जो हमारा इंडिया का सोशलिज्म है, जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये मिक्स है मार्क्सिज्म का एंड गांधीज़म का, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। अब नेक्स्ट टाइम है सेक्युलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था फंडामेंटल राइट्स के टर्म्स में, जैसे कि आर्टिकल 25 to 28 जो कि गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो ये कहता है कि जो जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबका सेम स्टेटस है और सेम सपोर्ट है स्टेट से।
फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. A democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people. मतलब कि ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉलिटी वो किस नेचर की है, वो डेमोक्रेटिक है. ठीक है. दैट इज़ पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, मतलब जो सुप्रीम पावर है वो हमारे देश के लोगों में है. अब जो डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप्स की है, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट. तो जो डायरेक्ट है उसमें 4 तरह की डिवाइसेस हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के, मतलब लोगों की पावर एक्सरसाइज करने के. एक है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट. ठीक है. तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके 4 डिवाइसेस हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट. और जो हमारे यहाँ चलती है वो चलती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया के इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं और गवर्नमेंट को कैरी करते हैं और लॉज बनाते हैं. इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये भी 2 टाइप की है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल. तो जो हमारे इंडिया में है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. और ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमेशा लेजिस्लेचर को फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस. और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या होता है, यूनिवर्सल लिटल फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, independence of judiciary and absence of discrimination on certain grounds are the manifestation of the democratic character of Indian polity. मतलब जो हमारा इंडियन पॉलिटी का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है इसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सल लिटल फ्रेंचाइज यानी कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है जो 18+ में. और वहाँ पे हम रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए. ठीक है. फिर ये कि इलेक्शन जो है वो पीरियोडिक होने चाहिए, नहीं कि नाम के लिए सिर्फ एक बार हो गया फिर नहीं हो रहा है. पीरियोडिक होना चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कुछ ग्राउंड्स पे जिससे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मेंटेन रह सके. The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है जो प्रियम्बल में मेंशन है ये एक ब्रॉडर सेंस में मेंशन है, मतलब कि सिर्फ इसका मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से नहीं है बट सोशल और इकोनॉमिक भी है. जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हो गई है इलेक्शन वाली. ठीक है. अब जो सा सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो क्या है. Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. मतलब सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं टिक सकती. सोशल डेमोक्रेसी क्या है? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. मतलब सोशल डेमोक्रेसी में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों चीज़ें आती हैं. और ये कहता है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है ये तीनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब तीनों ही चाहिए. जैसे कि अगर इक्वलिटी ना हो सिर्फ लिबर्टी हो तो क्या ये इससे क्या होगा, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर दी मैनी. मतलब कि लिबर्टी है, लोगों को अपने हिसाब से चीज़ें करने की आज़ादी है तो वो क्या करेंगे. तो और इक्वलिटी अगर नहीं है तो क्या होगा कि इक्वलिटी तो नहीं है बट वो अपनी चॉइस से चीज़ें कर सकते हैं. तो जो पावर है ना वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हाथों में आ जाएगा. और अगर इक्वलिटी तो है बट लिबर्टी नहीं है, मतलब कि इक्वलिटी है बट अपने हिसाब से काम करने की चॉइस नहीं है. अगर लिबर्टी नहीं है तो इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है. तो लिबर्टी भी ज़रूरी है, इक्वलिटी भी ज़रूरी है और फ्रेटर्निटी ज़रूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन Supreme Court observed in 1997 that Constitution envisions to establish an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in social and economic democracy of the Bharat Republic.
मतलब कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है ना, ये तीनों एक ट्रिनिटी फॉर्म करते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक, अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। मतलब कि क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है ना, ये भी दो तरीके की हो सकती है, जैसे कि मोनार्की के फॉर्म में, रिपब्लिक के फॉर्म में। मतलब कि जो वहाँ पे अल्टीमेट पावर है वो मोनार्की के हाथ में है, यानी कि वो हेरिडिटरी के थ्रू, सक्सेशन के थ्रू आगे बढ़ रहा है। और एक है कि रिपब्लिक के थ्रू, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो हमारा डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिक है, मतलब जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? हमारे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इंडिया में। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years. A republic also means two more things. One, vesting of political sovereignty in people. मतलब कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों में है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं है, लाइक अ किंग, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसर्स बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रिविलेज क्लास नहीं बनाया गया है कि ये ऑफिसर सिर्फ कुछ लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। इंडिया के जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो सबके लिए ओपन है। तो इस रिपब्लिक का दोनों मतलब है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों में है, और यानी कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग अथॉरिटी होल्ड नहीं करता। जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों में है, लोगों की है, ठीक है। और कोई भी प्रिविलेज क्लास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जस्टिस क्या है? द टर्म जस्टिस इन प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब कि जस्टिस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं होनी चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। जैसे हमने डेमोक्रेसी का देखा था कि जो डेमोक्रेसी है वो सोशल और इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, जैसे ही जस्टिस भी। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब कि सोशल जस्टिस का मतलब है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मतलब कि कास्ट पे, कलर पे, रेस पे, रिलीजन पे, सेक्स पे, और किसी चीज़ों पे वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि कोई भी, मतलब ऐसा प्रिविलेज एग्जिस्ट नहीं करता जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर करता हो। एंड इन इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और जो भी हमारे इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस रही हैं, जैसे कि SC, STs एंड OBC एंड वीमेन, ठीक है। जो भी लोग पीछे छूट गए या फिर जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहे हैं, जिनको अभी तक डेवलपमेंट का उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया है, जो लोग उतना प्रोग्रेस अभी नहीं कर पाए हैं, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है, ये सब आता है सोशल जस्टिस में। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, ये है इकोनॉमिक जस्टिस। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये इन्वॉल्व करता है एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहता है कि जो ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना, ये नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, चाहे वो वेल्थ के टर्म्स में हो, चाहे वो इनकम के टर्म्स में हो, चाहे प्रॉपर्टी के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और जो ये हमारा सोशल जस्टिस है, मतलब कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है। और जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को, तो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। मतलब कि पॉलिटिकल जस्टिस तो वही हो गया कि सारे सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, और सबको इक्वल एक्सेस है पॉलिटिकल ऑफिसर्स का, और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल राइट्स यही हो गया कि जो हमारा इलेक्शन है वो उसमें सबको पार्टिसिपेट करने का
मौका मिले, ठीक है, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो भी पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं उसका एक्सेस सबके लिए है। और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो भी लोगों की आवाज़ है उसकी सारे सेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज कि कोई कैपिटलिस्ट है या फिर कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट है तो उसकी वॉइस की तो वैल्यू है, लेकिन कोई इंसान है जो अपनी इंडिजिनस राइट को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो उस कॉरपोरेट के जितना उसके पास वेल्थ नहीं है तो उसकी आवाज़ को ना सुना जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। और जो हमारा ये आइडियल ऑफ जस्टिस है ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जो हमने देखा ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। फिर क्या लिबर्टी, लिबर्टी जो हमारे इसमें लिखा हुआ है प्रियम्बल में, सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ यानी मानने की, फेथ यानी कि जो हम ये अल्टीमेट सुपर पावर में जो बिलीव करते हैं यानी कि रिलीजन में, गॉड में, एंड वर्शिप मतलब पूजा करना थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि इन सारी चीज़ों की लिबर्टी है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जो कि एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वायलेशन हो जाए तो। मतलब हमें लिबर्टी किस चीज़ की है? अपने सोचने की आज़ादी, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, कुछ मानने की आज़ादी, ठीक है, अपने रिलीजन में मानने की आज़ादी, पूजा करने की आज़ादी। लिबर्टी एज elaborated in preamble is very essential for the successful functioning of Indian democratic system. Obviously essential है ये. However, liberty does not mean license to do what one likes and has to be enjoyed within the limitations. The liberty conceived by the preamble of fundamental rights is not absolute. मतलब कि वही जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है. द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से. मतलब आइडियल ऑफ जस्टिस रशियन रेवोल्यूशन और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो लिया गया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से. अब इक्वलिटी में क्या है? इक्वलिटी में है कि सिविक होनी चाहिए, पॉलिटिकल होनी चाहिए, इकोनॉमिक. तो जो हमारा फंडामेंटल द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ चैप्टर्स ऑन फंडामेंटल राइट सिक्योर सिविक इक्वलिटी. जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सिविक इक्वलिटी बताता है. कैसे? इक्वलिटी बिफोर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18. मतलब ये जो भी हैं 14 to 18 ये सारे बताते हैं सिविक इक्वलिटी के बारे में. 14 तो है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ. 15 है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 है कि अपॉर्चुनिटी हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको. फिर 17 क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी ना हो, ठीक है. और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि कोई भी जो ये पुराने टाइम की जो टाइटल्स रही हैं जस्ट कि लोग मतलब हेरिडिटरी जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका. या फिर जो अंग्रेज लेके गए उन सारे टाइटल्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. देयर आर 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी. 1, नो पर्सन इज़ टू बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स. मतलब जो हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो इससे डिफाइन होता है कि कोई भी पर्सन को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल रोल्स में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है. दूसरा क्या है? इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन द एडल्ट सफराज, एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है. तो जो हमारा आर्टिकल 326 है, इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, मतलब जो हमारा इलेक्शन के लिए आर्टिकल 326, ठीक है. और जो हमारा आर्टिकल 325 है ये हमारा क्या करता है कि हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में बताता है, ठीक है. फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39, सिक्योर्स टू मेन एंड वीमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. मतलब जो हमारा इकोनॉमिक इक्वलिटी है वो कहाँ से है? वो डिराइव होता है हमारा DPSP से. जो आर्टिकल 39 है वो कहता है कि सिक्योर टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है. तो जो हमारा DPSP है वो हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में बताता है.
फिर फ्रेटर्निटी मीन्स a sense of brotherhood. Constitution promotes this feeling of fraternity by system of single citizenship. Also fundamental duty, मतलब कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन है आर्टिकल 51A में, that it shall be duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities. मतलब कि चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे रीजनल हो, ठीक है, जो भी डाइवर्सिटी है इसमें हमें कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है और हारमनी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये बताता है हमारी फ्रेटर्निटी को। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स। फ्रेटर्निटी को क्या एश्योर करना है? दो चीज़ें, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब जो हम ये बात कर रहे हैं हारमनी की, कॉमन ब्रदरहुड की, ठीक है, और जो भी हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, चाहे रीजनल हो, इन सब में, ठीक है, इन सब में जो हम हार्मनी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी मेंटेन हो और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी मेंटेन हो। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जो ये इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है ये ऑब्वियसली मेंशन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। मतलब ये जो फ्रेटर्निटी है ये दोनों चीज़ों को लेकर चलता है, मतलब नेशनल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। और इसमें जो फ्रेटर्निटी में ये भी है कि हाँ, हमें डिग्निटी ऑफ वुमेन को प्रोटेक्ट करना है, ये भी इसी के अंदर आता है, फ्रेटर्निटी के अंदर। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट टू मेक इट क्लियर दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। तो जो आर्टिकल 1 है जो कहता है कि जो इंडिया वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि स्टेट्स अलग है, उन स्टेट के पास कोई राइट नहीं है इंडिया से अलग होने का, ठीक है। तो ये क्या बताता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के बारे में। तो ये भी इस फ्रेटर्निटी में इंक्लूडेड है। फिर क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या है? ये हमने जो कुछ स्टार्टिंग में देखी थी कि समरी, एसेंस, ये सारे कीवर्ड्स, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है वो बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ को कैरी करता है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। इट कंटेंस ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कि हमारे जो कि ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बता रही है फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वो ये सब कैरी करती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब कैरी करता है। फिर क्या है प्रीएम्बल? जो और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। जो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उन्होंने बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो एक्सप्रेस करता है जो कि हमने बहुत टाइम से सपना देखा था, ठीक है। द प्रीएम्बल इज़ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ की टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द जेवल सेट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें जो इसको डिनोट करने के लिए बताई गई हैं। अब क्वेश्चन है क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? तो अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो बेरुबारी यूनियन केस था उसने बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट जो केशवानंद भारती आया केस उसमें था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड, hence the current opinion held by Supreme Court that the preamble is part of Constitution is in consonance with the opinion of founding fathers of Constitution. Two things should be noted. The preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the power of legislature. मतलब ना तो ये सोर्स ऑफ पावर है और ना ये प्रोहिबिशन है लेजिस्लेचर पे। मतलब ना तो लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर है और ना ही ये उन पर प्रोहिबिट करता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब कि हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते इसके इन्फोर्सिबिलिटी के लिए। जैसे हमें कुछ चीज़ें जो प्रीएम्बल में लिखी हैं अगर वो नहीं मिले तो हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स से डिराइव्ड होंगी उनके लिए हम जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स से डिराइव नहीं, जैसे DPSP में मेंशन्ड है, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस। मतलब जब केशवानंद भारती केस आया तभी ये क्वेश्चन उठा
It was urged that preamble cannot be amended as it is not part of constitution. The petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic element or the fundamental features of constitution which are enshrined in the preamble. मतलब कि जो petitioner था उसने बोला कि जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, वो तो अमेंड नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और कि जो कि मतलब बेरोबार यूनियन केस में था उसको अपोज किया, और प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर। मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है प्रीएम्बल का, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। जो आर्टिकल 368 है, जो अमेंडिंग पावर देता है पार्लियामेंट को, उसके थ्रू हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम जो फंडामेंटल फीचर्स है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो जो 1973 में जो जजमेंट आया, उसके बाद 1976 में हमारा प्रीएम्बल अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। यानी कि आगे भी प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, हाँ, लेकिन जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हम प्रीएम्बल को इन्फोर्स करवाने के लिए भले ही हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते सारी चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें प्रीएम्बल में हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा ये है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन है। तो ऑब्वियसली हम अगर हमारा ये चीज़ वायलेट होता है तो हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और जो हमारा ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती है, जो कि हमारे DPSP में मेंशन है, इसके लिए हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, हम सरकारों पे दबाव ज़रूर बना सकते हैं कि वो ऐसे लॉ बनाएं, ऐसे एक्शंस लें जो कि DPSP को फॉलो करता हो। मतलब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो DPSP के हिसाब से लॉज बनाएं, ना कि DPSP को वायलेट करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ये सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो हमारी इंडियन पॉलिटी है ये सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि सरकारों को काम कैसे करना चाहिए और हमें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके किसी भी लेवल पे। इसके लिए पॉलिटी पढ़नी चाहिए। ये आज मैंने फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है प्रीएम्बल का, क्योंकि प्रीएम्बल ऑब्वियसली समरी बताता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर कोई इंसान है उसने अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो वो प्रीएम्बल उठाएगा तो समझ जाएगा कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडर सेंस में किस चीज़ की बात करता है, मेन चीज़ें क्या हैं। तो जो लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली पढ़ें, लेकिन बाकी सारे लोगों को ही पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग ही इंडिया में रहते हैं और सबके ही राइट्स हैं भाई, हर कोई इंसान है, हर किसी के राइट्स हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ना चाहिए। थैंक यू।